नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए की बात करेंगे और जिस तरीके से विपक्षी कुनबे को बढ़ाने की कोशिश हुई, विपक्षी दलों की एकजुटता की कवायद और फिर पटना से लेकर बेंगलुरु तक बैठक, जाहिर तौर पर इसी कवायद के समानांतर एनडीए ने भी, बीजेपी ने भी अपने कुनबे को बढ़ाने की रणनीति एकाएक बनाई, अचानक बनाई। नहीं तो 2023 से पहले ये कोशिश कभी दिखी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को कभी तरजीह दी नहीं इतनी, और सहयोगी नाराज होते चले गए। लिस्ट बहुत लंबी नहीं है, लेकिन लिस्ट में कई नाम हैं। भारतीय जनता पार्टी से कई सहयोगी छिटके। बीजेपी उन छिटके हुए सहयोगियों की बात तो छोड़िए, नए सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश भी लगातार कर रही है। हालांकि ज्यादातर वही है जो उनसे छिटके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसी कोशिश में चिराग पासवान को अपने साथ ले आई। बीजेपी चिराग पासवान को अपने साथ ले आई। भारतीय जनता पार्टी ने उनको खूब मनाया, समझाया, और चिराग पासवान को जिस तरीके से बीजेपी साथ ले आई, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस किस तरीके से बिहार में है और 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी चिंतित बिहार को लेकर है। बीजेपी स्वीकार करे न करे, लेकिन जब राजनीति के कई जानकारों से बात होती है, मेरी अपनी राजनीतिक समझ भी, क्योंकि 2015 का चुनाव हमने देखा है, और राजनीति के जानकारों की उस पर मुहर कि लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती का तिलिस्म अब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। अब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन का विषय है, टेंशन की वजह है बीजेपी की। और 2024 में 2014 और 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं होने वाली है। लेकिन अपनी राह आसान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कई सहयोगियों को साथ ला रही है। इसी में वो चिराग पासवान को ले आई है। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अगर लेकर आई है साथ में, तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान को लेकर बीजेपी को यह लगता है कि चिराग पासवान के पास वोट बैंक है, चिराग पासवान के पास उस वोट बैंक के नाम पर एक राजनीतिक पूंजी है जिसको बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में भुना सकती है। यह कोशिश बीजेपी ने की है और कमोबेश इसमें बीजेपी को कामयाबी भी मिली है। मोकामा का उपचुनाव हो, कुर्नी का उपचुनाव हो, गोपालगंज का उपचुनाव हो, कुछ में सफलता नहीं भी मिली। मोकामा का उपचुनाव बीजेपी हार गई, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से रोड शो हुआ, और बीजेपी को यह लगता रहा है कि चिराग पासवान फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है क्या? चिराग को साथ लाने की कीमत भी क्या बीजेपी को चुकानी पड़ सकती है? यह बड़ा सवाल है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस पहले से एनडीए का हिस्सा हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और एक वक्त आया जब बीजेपी को चिराग और पशुपति पारस में किसी एक को चुनना था, तो बीजेपी ने पशुपति पारस को चुना था, चिराग पासवान को नहीं। चिराग पासवान अलग थलग कर दिए गए। अब भारतीय जनता पार्टी में कहें या एनडीए में कहें, सरफुटबॉल की स्थिति दिखाई दे रही है। चिराग पासवान और बीजेपी दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। चाचा भतीजे को नसीहत दे रहे हैं कि आप गठबंधन धर्म का पालन कीजिए, और भतीजा चाचा को नसीहत दे रहे हैं कि आप गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। हाजीपुर को लेकर जो दावेदारी है, सिटिंग सीटों को लेकर जो दावेदारी है, भारतीय जनता पार्टी की क्या डील चिराग पासवान से हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को क्या समझाया है, ये हम नहीं जानते। लेकिन जो बात समझ में आती है कि एक साथ चिराग पासवान और पशुपति पारस को रखना एक म्यान में दो तलवार को रखने के बराबर है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह काम बहुत मुश्किल होने वाला है। बीजेपी को मौके दर मौके इसकी
कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सीटों को लेकर जो माथापच्ची है वो भी कम नहीं है। मौजूदा वक्त में जो पशुपति पारस के तेवर हैं, लगता नहीं है वो समझौते के मूड में हैं, लगता नहीं वो पीछे हटने के मूड में हैं, और लगता नहीं कि वो बीजेपी के कहने पर भी, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर भी पीछे हटने के मूड में हैं। नित्यानंद राय को वो एक तरह से एक बार लताड़ चुके हैं, या उनको दो टूक जवाब दे चुके हैं। अगर लताड़ देने वाला शब्द सही नहीं है तो दो टूक जवाब दे चुके हैं। पशुपति पारस ने खुलेआम कहा कि नित्यानंद राय उनके पास आए थे, कहा कि आप और भतीजा एक हो जाइए, चाचा भतीजा एक हो जाइए। मैंने कह दिया यह संभव नहीं है। पशुपति पारस के पांव छुए चिराग पासवान ने एनडीए की बैठक में। पशुपति पारस ने उनको गले लगाया और उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गले लगना, पांव छूना अलग बात है, सिटिंग सीटों से कोई समझौता नहीं होगा और हाजीपुर लड़ने से दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। सवाल है कि ये कॉन्फिडेंस क्यों है, और यही कॉन्फिडेंस है। पशुपति पारस भी इस तरह से अड़ गए हैं। एक वक्त ऐसा लगा था, पशुपति पारस को कमजोर कड़ी माना जा रहा था। पशुपति पारस के बारे में यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रेशर बनाएगी, दबाव बनाएगी तो पशुपति पारस मान जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, और पीछे पशुपति पारस को ही हटना होगा। आगे क्या होगा हम नहीं जानते। आज की तारीख तक अगर बात करें तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पशुपति पारस पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल का वक्त है। पशुपति पारस और चिराग पासवान को एक साथ एनडीए में रखने की कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ेगी, और तात्कालिक कीमत जो बीजेपी चुका रही है वो ये चुका रही है कि एनडीए में सरफुटबॉल की स्थिति शुरू हो गई है, घमासान शुरू हो गया है। अगर एनडीए के 2 दल ही सीटों को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, बावजूद इसके कि सीटों को लेकर एनडीए की कोई बैठक नहीं हुई है, बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया है, और सीटें बांटनी बीजेपी को ही है, तो फिर इसको घमासान ही तो कहेंगे। और भी कई नुकसान हैं। आगे हाजीपुर की सीट है, आगे वो सारी सिटिंग सीटें हैं जो पशुपति पारस के खेमे में हैं, उनके पास से 5 सीटें, और चिराग पासवान कह रहे हैं हर हाल में वो सीटें हमको चाहिए। सिर्फ हाजीपुर का मामला नहीं फंसा हुआ है। तो बीजेपी इसको कैसे संभालेगी, कैसे सुलझाएगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई बड़े मसले सुलझाए हैं, तो देखना होगा बीजेपी इसको कैसे सुलझाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी एक वक्त लगा कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, जेडीयू को बीजेपी कितनी सीटें देगी और जेडीयू को क्या बराबर की सीटें बीजेपी देगी, ये संभव नहीं दिख रहा था, लेकिन बीजेपी ने दिया। चिराग पासवान 2019 में भी सीटों को लेकर अड़े हुए थे, तब रामविलास पासवान जीवित थे, और बीजेपी ने वहां भी बीच का रास्ता निकाला। तो यहां बीच का रास्ता निकालेगी नहीं निकालेगी, और निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी, ये देखना होगा। वैसे 2019 की तरह मामला नहीं लगता है, पेचीदा मामला लगता है। अब बीजेपी इस पेचीदगी को कैसे सुलझाती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चाचा और भतीजे बिल्कुल आमने सामने भिड़ बैठे हैं, दोनों एनडीए का हिस्सा हैं तब भी, और आने वाले दिनों में आमने सामने की भिड़ंत लगातार देखने को मिल सकती है, मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।